Welcome to JK Civil Services. In this lecture, we will discuss your test of polity. So, question number one is which of the following languages is not included in 8th schedule? पूछा है not included. ठीक है, हमने पढ़ा था कि 8th schedule में पहले 14 थी, अभी presently जो है वो 22 languages है. तो जो language नहीं है 8th schedule में, it is your English. 4 is your right answer. Question number two is how many languages have been mentioned in the 8th schedule of Indian Constitution? Total कितनी languages mention है 8th schedule में? तो ये हमें पता है, it is your 22. Question number 3 is the members of the election commission include. ठीक, क्या कौन कौन include होता है? हमने ये पढ़ा था. उसमें टोटल अभी प्रेजेंट में 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं. ठीक है, तो पार्ट 3 इज योर राइट आंसर. तीनों को अपॉइंट हमारा प्रेसिडेंट करता है. क्वेश्चन नंबर 4 इज द चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय. जो चीफ है, तो चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर. तो इसको कौन अपॉइंट करता है? ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज योर राइट आंसर. Question number 5 is what is not one of the main duties of Election Commission of India? Not पूछा है. ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कंट्रोल एंड कंडक्ट इलेक्शंस. बिल्कुल ये तो करता है. सुपरवाइज इलेक्शंस, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही सुपरवाइज करता है इलेक्शन. डायरेक्ट इलेक्शन जब होते हैं हमारे लोकसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, जिसमें हम डायरेक्ट वोटिंग करते हैं, तो वो भी उसमें भी इलेक्शन कमीशन ही सुपरवाइज करता है. कंडक्ट लोकल इलेक्शंस, आपको याद होगा जब हमने 73rd अमेंडमेंट पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो बनाया गया था, जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करे. यानी कि हमारे पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ का इलेक्शन जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो जब नॉट पूछा है तो कंडक्ट लोकल इलेक्शन इज योर राइट आंसर. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. हेलो फ्रेंड्स, जो आज आप सबने ईवीएस का टेस्ट दिया था, अब हम उनके आंसर्स एनालाइज करेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज़ ऑलवेज अपराइट. इनमें से कौन सा पिरामिड है जो हमेशा अपराइट होता है? तो इसका सही आंसर क्या था? आंसर नंबर ए, पिरामिड ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज द पिरामिड ऑफ नंबर्स इज इन्वर्टेड इन द केस ऑफ. आपके पास 4 ऑप्शंस थे, उसमें से पूछा गया था कि पिरामिड ऑफ नंबर किस में इन्वर्टेड होगा. तो इसका सही ऑप्शन क्या था? पैरासिटिक फूड चेन. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इन एन इकोलॉजिकल सक्सेशन इज कॉल्ड. इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो फाइनल स्टेबल कम्युनिटी होती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या था? ए, क्लाइमैक्स कम्युनिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज द पायनियरिंग कम्युनिटी इन अ जीरो शेयर आर. जीरो शेयर में पायनियर कम्युनिटी कौन सी हो सकती है? तो इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्रिस्टोस लाइकन. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज एन इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑन सैंड इज. जब सैंड पे इकोलॉजिकल सक्सेशन होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सैमोसियर. सो आई होप आप सब ने इन क्वेश्चंस के आंसर सही दिए होंगे और एनालाइज करने के बाद आपको समझ आया होगा. थैंक यू. Hello everyone, welcome back to JK Civil Services. See the answers of your today's MCQ series, that is cell part 2. Okay, question number 1 is which of the following is called as powerhouse of the cell. हमने पढ़ा था पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं? जहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस होती है, जहाँ पे एनर्जी की सिंथेसिस होती है. कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनलीज टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन्स की सिंथेसिस किस ऑर्गेनली में होती है? गोल्गी एपरेटिस, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड बोथ बी एंड सी. कौन सा करेक्ट है? राइबोसोम में भी होती है. ठीक है, और राइबोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बोथ बी एंड सी. करेक्ट ऑप्शन इज डी. नेक्स्ट वन, मैच द फॉलोइंग करेक्टली.
फॉलोइंग जो ए पार्ट दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ जो इस साइड से साइंटिस्ट के नाम दिए हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो हमें डिस्कवरी के अकॉर्डिंग देखना है कि कौन सा ऑर्गेनेली किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया को किसने डिस्कवर किया था, आल्टमैन ने, ठीक है। आल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, ओके। न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। गोल्गी apparatus क्या पढ़ा था हमने, किसने डिस्कवर किया था, कैमलो गोल्गी, ओके। एंड लाइसोसोम वॉज डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टन डिड्यू, ओके। सो करेक्ट कौन सा ऑप्शन आएगा, देख लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया आल्टमैन, दैट इज A3, ठीक है। A3 आपका पहले ऑप्शन में भी है, लेकिन अब बी वाला देखते हैं। बी का ऑप्शन 2 दिया है, दैट इज कैमलो गोल्गी, ठीक है। कैमलो गोल्गी ने डिस्कवर नहीं किया था, सो ए ऑप्शन इज रॉन्ग, ओके। नेक्स्ट आपका दिया गया है A2। A2 का मतलब क्या है, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया है, कैमलो गोल्गी ने। सो बी ऑप्शन भी क्या है आपका, रॉन्ग है, ठीक है। इसके बाद दिया गया है A3, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया आल्टमैन। B4 न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन, करेक्ट। गोल्गी apparatus, C2 करेक्ट। D1 लाइसोसोम क्रिस्टन डिड्यू, ओके। सो ऑप्शन सी आपका क्या है, करेक्ट, ओके। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज नोन एज सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग हम किसे कहते हैं, लाइसोसोम को, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, व्हाट आर द सब यूनिट्स ऑफ यूकेरियोटिक राइबोसोम। जो यूकेरियोटिक राइबोसोम होता है उसके सब यूनिट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। 60-30 नहीं होता है, 50-40 नहीं होता है, 60-40 होता है, ठीक है। लार्जर सब यूनिट 60 होता है और स्मॉलर सब यूनिट क्या होता है, 40s, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, ओके। दीज आर द आंसर्स। हम डियर स्टूडेंट्स टू जेके सिविल सर्विसेज। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन अर्थमेटिकल रीजनिंग। ऑलरेडी ये लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल जेके सिविल सर्विसेज पे अपलोड हुआ है। उस लेक्चर को देखने के बाद आप ये एमसीक्यू बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करेंगे हमारा पहला एमसीक्यू। सो एमसीक्यू नंबर फर्स्ट इज, एक एग्जामिनेशन हुआ है जिसमें 30% ने मैथ क्वालिफाई करा हुआ है और 40% ने फिजिक्स, पाँच ने दोनों। तो आपको पास परसेंट कैलकुलेट करना है एक सब्जेक्ट में आपको देखना है पास परसेंटेज क्या है। देखिए क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है ना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं कह रहा हूँ कि अभी हमारे पास ये मैथ है, ये फिजिक्स है, तो मैथ में हमारे पास कितने बच्चे पास होते हैं, दैट इज़ 30। तो फिजिक्स में 40, ठीक है ना, मैथ में 30 फिजिक्स में 40, तो बोथ में 5। तो हम निकालेंगे पास परसेंट, जो ऑलरेडी हमने देखा है कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए पास परसेंट निकालने के लिए मैं ये वेन डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूंगा 5 तो कॉमन है, इसका मतलब ये हुआ सिर्फ और सिर्फ पास कितने हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ पास कितने हुए हैं, 30 में से 5 करेंगे माइनस तो 25, या 25 को प्लस करेंगे 5 तो आपका 30 निकलेगा। लाइकवाइज सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में कितने पास हुए हैं, दैट इज 35 प्लस 5 40, जो यहाँ पर आपका आता है। अब देखिए हमें कहना है कि पास सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट में, या जो हमें कहना है कि पास परसेंट ऑनली वन सब्जेक्ट। तो देखिए वन सब्जेक्ट ये है और ये भी तो एक सब्जेक्ट है, तो इसमें 25 पास हुए हैं, ये भी एक सब्जेक्ट है, इसमें 35 पास हुए, इनको ऐड करेंगे तो 60 आपका इसका आंसर निकलेगा, दैट इज 60%, जो ऑप्शन नंबर ए आपका है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। डायरेक्शंस दी हुई है तो सारे क्वेश्चंस वहीं से हमें कैलकुलेट होंगे। देखिए एग्जामिनेशन में क्या दिया गया है, 80 स्टूडेंट्स पासड इन साइंस। देखिए 80% स्टूडेंट जिन्होंने पास किया है साइंस, 70 ने मैथ पास किया है, 60 ने बोथ किया। तो क्या 60 यहाँ पर आएगा, 80 यहाँ पर आएगा और आपका 70 यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। ये जनरल वेन डायग्राम है। अब देखिए हम देखेंगे पास की वेन डायग्राम, ठीक है ना। पास की वेन डायग्राम हमें कैसे बनेगी, ओबियसली 80 में से 60 करेंगे माइनस तो 20 आएगा, यहाँ पे 60 आएगा ही आएगा, 60 प्लस 20 हुआ 80, तो 70 में से 60 करेंगे माइनस तो 10 आएगा, ठीक है ना। ये है आपका मैथ, ठीक है, और ये है आपका साइंस, ठीक है ना, ये है आपका साइंस और ये है आपका मैथ, ये है मैथ और ये है आपका साइंस। अब चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे फेल की वेन डायग्राम। फेल की वेन डायग्राम हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से हमें पता चलेगा इस पास परसेंट वाले डायग्राम से कि पास कितने हुए। देखिए 60 प्लस 20
वो +10 90, मतलब 90% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे 10%, ये आपको याद रखना है। अब जब वेन डायग्राम बनाएंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10% फेल हुए हैं, ठीक है ना, बीच में लिखेंगे 10% फेल हुए हैं, 10% फेल हुए तो 10 यहाँ पर लिखेंगे। अब जब 10% फेल हुए हैं, अभी अभी हमने ऊपर वेन डायग्राम में क्या देखा कि जो स्टूडेंट्स जो है हमारे पास हुए हैं वो कितने हुए हैं 80, इसका मतलब 20 फेल हुए होंगे। अब 20 फेल हुएंगे तो 10 यहाँ पर है, 10 ऑलरेडी यहाँ पे आएगा। लाइकवाइज अगर हम देखेंगे मैथ में कितने पास हुए हैं 70 पास हुए हैं, मतलब फेल कितने हुए होंगे 30 फेल हुए होंगे, तो 30 में से 10 करेंगे तो 20 + 1 होता है 30। तो ये है हमारे फेल परसेंट की डायग्राम, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या दिया है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। देखिए हमने यहाँ पर देखा 65 स्टूडेंट्स फेल होते हैं, इसका मतलब ये होता है 10% जो फेल होते हैं यहाँ पर, 10% जो फेल होते हैं यहाँ पर वो रखेंगे 65 के बराबर, ठीक है ना। 10% दोनों को यहाँ पे इंटू 10 करेंगे, इसको भी इंटू 10 करेंगे, ये देखिए 100% बनेगा टोटल स्टूडेंट्स मतलब 650। तो टोटल हमारे पास जो स्टूडेंट्स है वो है 650, जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया हुआ है 650। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फेल हुए हैं, किस में फेल हुए, साइंस में फेल हुए। तो अभी अभी वेन डायग्राम से हमें पता चला कि जो फेल होने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी परसेंटेज कितनी है, ठीक है ना। जो साइंस में फेल हुए दैट इज़ 20%, ठीक है ना। वेन डायग्राम से पता चला, जो भी यहाँ पे हमारे वेन डायग्राम यहाँ पर बनी 10 10 और 20। तो क्वेश्चन कह रहा है साइंस में कितने फेल हुए हैं, देखिए ये सारा साइंस का पोर्शन है 10 और 10 मतलब 20% फेल हुए साइंस में। या यूँ कह सकते हैं जो जनरल वेन डायग्राम में हमारा 80 दिया हुआ था साइंस का, तो यहाँ पे 60 दिया था तो माइनस करेंगे तो 80 फेल हुए हैं, मतलब पास हुए हैं, मतलब फेल कितने हुए होंगे 20, तो 20%। लेकिन 20% किसका, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने आए 650, तो ये 65 × 2 मतलब 130, तो हमारे पास 130 इसका आंसर आएगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए है 130। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे जल्दी जल्दी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन साइंस ओनली। देखिए जो सिर्फ और सिर्फ साइंस में फेल हुए हैं, देखिए ओनली साइंस अगर हम देखेंगे, फिर से वो वाली वेन डायग्राम बनाएंगे हम, फेल वाली वेन डायग्राम, ठीक है ना। ओनली साइंस का ये वाला पोर्शन हमारे पास है, क्या वाला, कौन सा पोर्शन है, ये वाला मतलब ये वाला पोर्शन है ओनली साइंस का। इसका मतलब यहाँ पे 10 था तो 10, सो 10% ऑफ ओनली साइंस। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हमारे पास है 650, तो 10% कितना हुआ 650 का, तो 65 स्टूडेंट्स टोटल हमारे पास है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमें करना है, सम ऑफ क्यूब ऑफ नंबर्स फ्रॉम 30 to 40। देखिए 30 से 40 तक हमें क्यूब्स का सम करना है, तो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पहले हम 1 से 40 करेंगे, क्यूब्स का सम माइनस करेंगे 1 से 29 तक, बस ये फार्मूला यूज़ करेंगे जो क्यूब के लिए हमारे पास फार्मूला है। कौन सी फार्मूला हमारे पास है क्यूब के लिए, ठीक है ना, n × n+1/2 का स्क्वायर। अब देखिए इस फार्मूला को यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, देखिए n × n+1 का स्क्वायर। अब हमारे पास 30 to 40 निकालना है, मैंने आपको बोला पहले 30 to 40 के लिए 1 to 30 निकालेंगे, सो 1 to 40 निकालेंगे। 1 to 40 निकालने के लिए n क्या बनेगा 40 बनेगा, इंटू n+1 क्या बनेगा 41 बनेगा, डिवाइड बाई करेंगे 2, तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये बनेगा 20 × 41 का स्क्वायर हमारे पास बनता है 672400। अब देखिए अब ये तो निकला 1 से 40 तक, अब निकालेंगे 1 से 29 तक। जब 1 से 29 तक निकालेंगे तो हमारी फार्मूला क्या बनेगी, ओबियसली n × n+1 डिवाइड बाई 2 करने के बाद जो हमें मिलेगा दैट इज़ 29 इंटू, ठीक है ना, 29 × 30 तो डिवाइड बाई 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 15 आएगा। 29 × 15 का स्क्वायर आपका जो यहाँ पर बनेगा दैट विल बी इक्वल टू, ठीक है ना, दैट विल बी इक्वल टू 1892225। इसमें से जब ये माइनस करेंगे आपका आंसर आएगा 483175, 483175, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है 483175। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जिनको हमने यहाँ पे सॉल्व किया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जेके सिविल सर्विसेज। तो जैसा कि जो हमने टॉपिक पढ़ा था तुगलक डायनेस्टी, ठीक है, तो तुगलक डायनेस्टी के ऊपर कुछ सम इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, इसमें आप डिस्कस करेंगे। इसके अलावा खिलजी डायनेस्टी के भी जो MCQs हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। टॉप 5 MCQs दोनों डायनेस्टीज़ के हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय द हिस्टोरियन। कौन सा ऐसा सुल्तान है दिल्ली का इसमें जिसको हिस्टोरियन ने डिस्क्राइब किया है एज मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स, ठीक है, तो वो कौन है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास बलबन, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास मोहम्मद बिन तुगलक,
और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास इब्राहिम लोदी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है आपके ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक। इसको हिस्टोरियन ने कहा है मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, मोहम्मद बिन तुगलक, जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वाज प्रोफिशिएंट इन, किस में वो प्रोफिशिएंट थे? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास आर्ट, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास म्यूजिक, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास कैलीग्राफी और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास फिलॉसफी। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वो प्रोफिशिएंट थे किस में? इन फिलॉसफी में। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की, तो विच आर द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ तुगलक डायनेस्टी, इसमें कौन सा ऐसा सुल्तान है, किसका? तुगलक डायनेस्टी का, जिसने इशू किए कॉपर के कॉइन्स। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास कॉपर के कॉइन्स इशू किए थे इंस्टेड ऑफ सिल्वर वंस। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी है फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास मोहम्मद तुगलक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने इंट्रोड्यूस किए थे कॉपर कॉइन इंस्टेड ऑफ सिल्वर कॉइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, हु इशूड अ टोकन करेंसी, किसने इशू की थी टोकन करेंसी इन कॉपर कॉइन्स, कब? इन बिटवीन 1329 एंड 1330 में। सबसे पहले आपको याद रखना है कि कॉपर कॉइन्स को या टोकन करेंसी को किसने इशू किया था, तो ये बहुत अच्छे से हमने लेक्चर में डिस्कस किया है, किससे किया था। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास फिरोज शाह तुगलक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है आपके पास मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही टोकन करेंसी को इशू किया था और किस में की थी? इन कॉपर कॉइन्स में। कब की थी? 1329 में या 1330 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यानी लास्ट क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम, जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं उन्होंने अपनी कैपिटल को ट्रांसफर किया था, कहां से कहां? तो ये भी हमने डिस्कस किया था बहुत अच्छे से। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास फ्रॉम दिल्ली टू वारंगल, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास दिल्ली टू देवगिरी, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास दिल्ली टू मदुराई और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास दिल्ली टू विजयनगर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। दिल्ली टू देवगिरी उन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया था और देवगिरी का ही नाम बाद में चेंज किया गया था दौलत आबाद, ये नाम रखा गया था बाद में। तो ये रहे आपके पास टॉप 5 मोस्ट एमसीक्यूज ऑन तुगलक। और इसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे आपके खिलजी एम्पायर के ऊपर। तो खिलजी डायनेस्टी की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपके पास कि हु इज रिगार्डेड एज द सेकंड अलेक्जेंडर। सेकंड अलेक्जेंडर किसको कहा गया? तो ये भी हमने डिस्कस किया था। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास अलाउद्दीन खिलजी, बी है मुबारक शाह खिलजी, सी है आपके पास खुसरो खान और डी है आपके पास अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो थे इन्होंने डिक्लेयर किया था अपने आप को, इन्होंने कहा था सेकंड अलेक्जेंडर, या इन्होंने कहा था जिसे कहा जाता है सिकंदर ए सानी। ये आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि द मार्केट रेगुलेशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। मार्केट रेगुलेशन सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अलाउद्दीन
सॉरी, दैट इज अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसका करेक्ट ऑप्शन है। इन्होंने क्या किया था, मार्केट रेगुलेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द फेमस कोहिनूर डायमंड, जो फेमस कोहिनूर जो डायमंड था, ठीक है, वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन ऑफ द माइंस इन, कौन सी माइन से उसको प्रोड्यूस किया गया, कहां मिला था? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास छोटा नागपुर, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास बीजापुर, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास गोलकुंडा। तो गोलकुंडा से प्रोड्यूस हुआ था कोहिनूर जो डायमंड था। इसका ऑप्शन करेक्ट जो रहेगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि द खिलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली वर, जो खिलजी से वो किस को बिलोंग करते थे? दिल्ली जेवर, क्या वो मंगोल थे, क्या वो अफगान से, क्या वो तुर्क से, क्या वो एक जाट ट्राइब थे? तो इसमें ये पहले ही लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि मंगोल जो थे, सॉरी, जो आपके तुगलक जो थे, खिलजीज थे, इसके अलावा जो स्लेव थे, तो वो सारे के सारे क्या थे, वो तुर्क थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया खिलजीज के बारे में, तो वो क्या थे, वो तुर्क से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, 5वें और आखिरी क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अलाउद्दीन खिलजी कमांडर हु लीड द कैंपेन टू साउथ इंडिया वार। ये भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था जब हमने अलाउद्दीन खिलजी पढ़ा था। पूछा क्या गया है कि ऐसा कौन सा कमांडर है अलाउद्दीन खिलजी का कि जिसने साउथ इंडिया में कैंपेन्स को लीड किया था या एक्सपीडिशंस को लीड किया था? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास अल्प खान, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास उलग खान, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास नुसरत खान, और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास मलिक कफूर। तो याद रखना, इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है आपका मलिक कफूर। मलिक कफूर जो था अलाउद्दीन खिलजी का कमांडर था, जिसने मिलिट्री को लीड किया था टुवर्ड साउथ, और साउथ को उसने जीता था। ये रहे आपके 5 एमसीक्यूज खिलजी डायनेस्टी के, और 5 टॉप मोस्ट एमसीक्यूज रहे आपके तुगलक डायनेस्टी के।